अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक नई क्लास ऑफ मेडिसिन लेकर आए हैं जिसको कहते हैं PPIs। ठीक है, PPIs क्या होता है? बेसिकली दीज आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं? ये आपके गैस्ट्रिक फंक्शन में आपको हेल्प आउट करते हैं। किस तरह कि आपकी जो बॉडी होती है उसमें आपकी जो स्टमक लाइनिंग होती है, स्टमक वॉल होती है, उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी ऑल नो एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। तो बेसिकली जब किसी भी चीज़ का एक एक्सेस हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तो उससे कुछ डेफिनेटली हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जब एसिड ज़्यादा बढ़ता है तो उससे कुछ गैस्ट्रिक कंडीशंस हो जाती हैं, जिस पे हम बात करते हैं आगे। तो बेसिकली वो एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपके PPIs होते हैं, जो ये मेडिसिन होते हैं, ये उस एंजाइम पैक्ट करते हैं जिसकी वजह से एसिड कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली या तो ये आपका एसिड कम प्रोड्यूस करके प्रिवेंट करेगा जो भी अल्सर्स हो सकते हैं या जो भी गैस्ट्रिक कंडीशंस हो सकती हैं उसको, या जो अल्सर्स पहले से हैं वो उनको जो है वो ये ट्रीट करता है एसिड को लो करके। तो बेसिकली इट्स एक्टिंग ऑन द एसिड ऑफ स्टमक। ठीक, तो बेसिकली और क्या इंडिकेशंस होती हैं, ये किस किस चीज़ पे एक्ट करता है? ये बेसिकली आपके जो भी एसिडिटी इश्यूज़ होते हैं, लोगों को एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए हेल्प आउट करते हैं PPIs। आपके जो NSAIDs इंड्यूस्ड अल्सर्स होते हैं, हमने NSAIDs भी डिस्कस किए थे अपने लास्ट शो में कि ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत इनके साइड इफ़ेक्ट्स में होता है कि ये अल्सर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो आपके स्टमक अल्सर्स होते हैं NSAIDs की वजह से, उसमें ये हेल्प आउट करता है। आपके स्टमक ड्यूनम ईसोफेजियल अल्सर्स में हेल्प आउट करता है। ये आपके जो ज़ोलिंगर-एलाइसन सिंड्रोम होता है, जो बेसिकली ट्यूमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं आपके स्टमक में, उसमें जो है ये आपको हेल्प आउट करता है PPIs, उसके लिए लिया जाता है। इसके अलावा जो आपके GERD होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होता है, जिसमें एसिड जो होता है स्टमक का, इट वॉशेज ओवर टू योर ईसोफेगस। ठीक है, तो ये आपकी कुछ होती हैं ऐसी डिजीज़ होती हैं, उसमें ये आपको हेल्प आउट करता है। सिंपल जो भी एसिड से रिलेटेड होती हैं आपके स्टमक में इश्यूज़, उनके लिए PPIs यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में स्टमक में एक बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। H. पायलोरी कहते हैं उसको, हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहते हैं। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए आप PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिससे उसको ट्रीट करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस पर हम बात करते हैं। मोस्ट कॉमन आपके जो है वो स्टमक से रिलेटेड ही होते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फ्लैचुलेंस, आपके रैशेस हो सकते हैं, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत कॉमन इसके होते हैं। एब्डोमिनल पेन। उसके अलावा जो है अगर देयर इज़ एन एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज मेडिसिन, तो इसमें आपके आर्थराइटिस वगैरह, इससे रिलेटेड फ्रैक्चर्स जो होते हैं, ये भी बहुत कॉमनली डेवलप हो जाते हैं। इसका प्रोलॉन्ग यूज़ जो होता है वो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की क्वांटिटी को भी रिड्यूस करता है, लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम को कम करता है। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये हार्ट अटैक्स वगैरह से भी जो है वो रिस्क इसका एसोसिएट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं। तो अगर हम और फर्दर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें स्किन इश्यूज़ बहुत कॉमन देखा जाता है। एक स्किन इशू होता है जिसको कहते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। ठीक है, ये स्किन लीजन्स हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाता है ये। तो PPIs में देखा जाता है कि जब वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है तो ये कॉज करता है। उसके अलावा आपके एरिथेमा मल्टीफॉर्म होता है, अगेन वो स्किन लीजन्स होते हैं। उसके अलावा आपकी किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, इनको रिड्यूस करता है। तो ये बहुत ज़्यादा जब आपके एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ मूव आउट हो जाता है PPIs, तो इससे ये इफेक्ट्स सामने आते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये होता है कि आपके हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ इंटरेक्शन ज़रूर होते हैं कि आप उस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन के साथ लेते हैं तो क्या वो आपस में उनकी क्या इफ़ेक्ट जो है वो सामने आता है आपकी बॉडी में। तो जब हम PPI की बात करें तो हमने कहा कि ये एसिडिटी, आपके एसिड को जो है वो उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है बॉडी में। लेकिन होता ये है कि एसिड जो है वो रिक्वायर्ड होता है बाय सर्टेन ड्रग्स फॉर देयर एब्जॉर्प्शन। बॉडी में जब भी कोई मेडिसिन जाती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो बहुत सारे ऐसी मेडिसिन हैं जिनको वो उस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप PPI लेते हैं तो वो एसिड रिड्यूस हो रहा है और डेफिनेटली उसकी रिडक्शन की वजह से कुछ मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन पे या उनकी बायो अवेलेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एंटी फंगल होती है कीटोकोनाजोल।
जिसकी एब्जॉर्प्शन को ये रिड्यूस करता है। उसके अलावा आपके पास होती है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन की ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है और उसकी डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी। और डिजॉक्सिन आपकी जो है ये हार्ट कंडीशंस के लिए लाइक एरिथमियास वगैरह के लिए यूज़ की जाती है आपकी बॉडी में। तो डेफिनेटली एक उसकी जो एडिक्वेट अमाउंट है उससे ज़्यादा एक कंसंट्रेशन होती है, तो उसके आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी फिर ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आपकी जो ब्रेक डाउन होता है कुछ मेडिसिन्स का जिनका लिवर से होता है, तो उस पर भी ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जब ब्रेक डाउन जो है उसकी रिडक्शन हो जाती है तो उनकी डेफिनेटली कंसंट्रेशन इन द बॉडी इंक्रीज़ होती है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसका एडवर्स इफेक्ट सामने आता है। अच्छा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ओमेप्राज़ोल में देखी जाती है, जो कि राइज़ेक बहुत कॉमन जिसका एक ब्रांड आता है, कि वो आपकी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके ब्रेक डाउन को स्टॉप करके रिड्यूस करके उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास होती है डायज़ेपाम विच इज़ एन एंजियोलाइटिक, उसकी कंसंट्रेशन को बॉडी में इंक्रीज़ करता है। आपकी वॉरफेरिन होती है, एंटीकोगुलेंट होती है ये, या फेनेटोइन जो आपकी सीजर्स वगैरह में यूज़ की जाती है, एंटी सीजर होती है, तो इनकी कंसंट्रेशन को बॉडी में इंक्रीज़ करता है। और उसके अलावा इफेक्ट ऑफ क्लोपिडोग्रेल जो कि एंटी प्लेटलेट होती है, एंटीकोगुलेंट आप जिसको कहेंगे, उसकी जो है कन्वर्जन नहीं होने देता उसके एक्टिव फॉर्म में। तो ओमेप्राज़ोल के ये कुछ इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली बाकी मेडिसिन से, बट ये है कि कुछ डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी के एसिडिटी पे अफेक्ट कर रही है मेडिसिन, तो उससे बाकी मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन पे कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मोस्ट कॉमन PPIs प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कौन से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी जो डोज़ होती है, इसकी बेसिकली जो आप जब भी ये मेडिसिन लें तो इट्स बेटर टू टेक इट बिफोर मील। ठीक है, जब एम्प्टी स्टमक व्हेन यू आर गोइंग टू टेक योर मील हाफ एन आवर और 1 आवर पहले आप जो है ये मेडिसिन ले लें। इट वर्क्स बेस्ट, स्पेशली अगर आप जो आपका फर्स्ट मील है उससे पहले अगर लेते हैं मॉर्निंग में, तो ये सबसे ज़्यादा अपना अच्छा रिएक्शन शो करता है। और इसमें लाइक इफ़ यू आर टेकिंग 2 डोजेज़ इन अ डे, मॉर्निंग और नाइट की अगर आपकी डोज़ है एंड यू मिस अ डोज़, मॉर्निंग की आपने मिस कर दी, तो आप ले सकते हैं उसको। यू कैन टेक इट नेक्स्ट टाइम आफ्टर मील भी आप ले सकते हैं। बट हाँ, इफ़ लाइक आपको रात के वक्त याद आ रहा है तो फिर आप उसको डेफिनेटली स्किप करें, फिर जो रात की आपकी डोज़ होती है आप सिर्फ उसको लीजिए। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन हमारे पास PPI होती है दैट इज़ ओमेप्राज़ोल, जिसका सबसे कॉमन ब्रांड हमारे यहाँ राइज़ेक होता है। उसके अलावा वी हैव ओमेज़ोल, वी हैव रूलिंग, ये बहुत कॉमन होते हैं। आपके पास लोजेक के नाम से भी होती है। ठीक है, तो ये आपके ओमेप्राज़ोल के सबसे कॉमन आपके ब्रांड्स होते हैं, जिसमें आपके पास 20 mg 40 mg में अवेलेबल होता है। और इसमें आपके पास राइज़ेक के सैशेट्स भी आते हैं जो कि राइज़ेक इंस्टा के नाम से भी होते हैं। ठीक है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसके साथ इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं आगे। और इसमें वही आपके पास 20 mg ओमेप्राज़ोल होता है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास एज अ बफर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास जो बहुत कॉमन होती है वो एस्मोप्राज़ोल होती है, जो आपके पास डिलेड रिलीज़ कैप्सूल्स भी होती हैं, लिक्विड सस्पेंशंस भी होती हैं, और आपके पास जो है वो IV फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ये आपके पास इसके जो ब्रांड्स बहुत कॉमन होते हैं वो नेक्जिम होता है, एस्केम होता है, और अगेन ये 20-40 mg में अवेलेबल होती हैं। और इसके भी सेम इंडिकेशंस हैं, GERD के लिए यूज़ होता है आपके पास, आपके जो अल्सर्स होते हैं उसके लिए होता है, H. pylori इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। और अगेन वही आपकी जो है ओमेप्राज़ोल जैसे ही बेसिकली PPIs जो होते हैं उनके मोस्टली सबके जो इफ़ेक्ट ओवरऑल होता है वो बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, जो डिफरेंस आता है सिंपल वो आपकी उनकी पोटेंसी में आता है, या उनकी जो है एब्जॉर्प्शन किसकी जो है वो अर्लीस्ट हो रही है उसमें आ रहा है, कौन जो है वो अपनी बायोअवेलेबिलिटी किसकी मोस्ट हो रही है, हाफ लाइफ किसकी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो चेंजेस यहाँ आती हैं। ठीक है, उसमें अफेक्ट जो ओवरऑल होता है या जो ट्रीटमेंट है वो सारी PPIs की सेम है। इसके अलावा आपके पास पेंटोप्राज़ोल होती है, पेंटोप्राज़ोल सोडियम होती है जो प्रोटोनिक्स के नेम से आती है, जिसमें आपके पास डिलेड रिलीज़ ओरल सस्पेंशन भी होता है और टैबलेट भी होते हैं। जो सस्पेंशन है दैट इज़ अवेलेबल ऑफ 40 mg, और जो आपके पास डिलेड रिलीज़ टैबलेट्स होती हैं वो आपके पास 20 and 40 mg की अवेलेबल होती हैं। अभी जैसे मैंने बात की कि एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्टर किसकी होती है, तो जो आपकी ओमेप्राज़ोल होती है जो कि राइज़ेक है उसकी इट्स नोन टू हैव एब्जॉर्प्शन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपकी एब्जॉर्प्शन होती है, सबसे फास्टेस्ट होती है। फॉलोइंग इट इसके बाद आपके पास आपकी एस्मोप्राज़ोल आती है जो आपकी नेक्जियम है, जिसमें आपका और लेंसोप्राज़ोल भी होती है जो 1 to 2 आवर्स जो है टेक्स टू
गेट एब्जॉर्ब्ड, एंड डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी तो उसकी जो है वो इफ़ेक्ट भी जल्दी होता है। ओमिप्राज़ोल जिसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट है उसके हाफ़ लाइफ भी जो है वो 3 आवर्स की होती है, हाफ़ लाइफ ही होती है बेसिकली कि वो कितने टाइम तक आपकी बॉडी में स्टे कर रहा है, और जो मेडिसिन है वो कितने टाइम तक आपकी बॉडी में स्टे कर रही है। तो जो आपकी ओमिप्राज़ोल है वो 30 मिनट्स में डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो जाती है और उसकी हाफ़ लाइफ भी अराउंड 3 आवर्स तक की होती है। और उसके अलावा ओमिप्राज़ोल के अलावा एस्मेप्राज़ोल जो है उसकी भी हाफ़ लाइफ अराउंड 3 आवर्स तक की होती है, ठीक है। उसके अलावा जो पेंटोप्राज़ोल होती है उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी डिलेड होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी पीक इफ़ेक्टिवनेस को आने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन जो आपके पास PPIs होती हैं वो हैं। इसके अलावा PPIs को जैसे मैंने पहले कहा कि कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ होते हैं। लाइक हमने बताया कि आपके पास जो ओमिप्राज़ोल है, ओमिप्राज़ोल आपके पास जो राइज़िक के साथ आते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ओमिप्राज़ोल आपकी PPI है जो कि आपके एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एंटासिड है जो कि न्यूट्रलाइज़ करता है आपके एसिड को, स्टमक एसिड को। सो दे टुगेदर वर्क, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर जैसे हमने बताया कि हेलिकोबैक्टर पायलरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ये बैक्टीरिया होता है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक्स के साथ जो है वो PPIs को यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास ओमिप्राज़ोल के साथ क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन होती है। ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, इनके साथ हम ओमिप्राज़ोल को यूज़ करते हैं, और जो आपके स्टमक के जो भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है H. pylori के थ्रू, उसको ये ट्रीट करता है और उसको ये प्रिवेंट करता है, उसकी रिकरेंस को प्रिवेंट करता है कि वो दोबारा ना हो। उसके अलावा आपके पास एक एनसेड होती है, नेप्रोक्सिन होती है, उसके साथ जो है वो एस्मेप्राज़ोल जो PPI है उसको यूज़ किया जाता है। ये आपके ट्रीट करती है जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस में, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी स्टमक अल्सर या ब्लीडिंग के। तो उसमें ये आपकी जो स्टमक अल्सर्स एंड ब्लीडिंग है उसके लिए PPI यूज़ किया जाता है, और जो आपका एनसेड है दैट इज़ फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस होते हैं इसमें। तो बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट PPI, जो बहुत एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और बहुत एक जनरल डिस्कशन थी इस पे, ताकि आपको इससे अवेयरनेस हो कि आपकी जो भी अगर किसी को एसिडिटी इश्यूज़ हैं तो विच मेडिसिन टू गो फॉर, और हमारे पास कौन सी मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल होती हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कभी भी इन मेडिसिन को बहुत एक एक्सेसिव टर्म के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एवरी मेडिसिन हैज़ इट्स ओन साइड इफ़ेक्ट्स एज वेल। तो आपको उसके साथ साथ अपनी डाइट वगैरह का भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ मेडिसिन पे जो है यू शुड नॉट रिलाई ऑन मेडिसिन ओनली। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट टुडे, और इंशाल्लाह हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ, थोड़ी सी आपकी और अवेयरनेस के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।